हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए कक्षा 6 से 8 तक जो टीचर की बहाली होने वाली है उसकी परीक्षा होने वाली है 3 चरणों में। तो उसी से संबंधित यह सेट है, सेट नंबर 9 एपलेट 4 नंबर का। इससे पहले हम सेट नंबर 10 करवाए थे, तो उसमें है जो 2 क्वेश्चन पर डाउट रह गया था, वो क्वेश्चन को आज क्लियर करने वाले हैं, थोड़ा बने रहिएगा। कल जो 10 नंबर का सेट देखे थे आप लोग, उसमें जो है दिया गया था सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर है 78 और एक क्वेश्चन नंबर था आपका 128। उसमें लिखा गया था 78 वाला क्वेश्चन पहले क्लियर कर दें हम। उसमें लिखा था कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। देखिए, यहाँ चुनाव लड़ने की बात थी और वहाँ चुनाव जीतने की बात है। तो बहुत सारे लोगों ने यह किया होगा कि दादा साहब नौरोजी होगा सर, लेकिन दादा साहब नौरोजी नहीं होगा इसका आंसर जो है सही आंसर भूमेश चंद्र बनर्जी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर चुनाव जीतने वाले कहते तब हो जाता आपका दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। छोटा सा एकदम टर्न दिया है, ब्लेड के जैसा मार देगा, खून भी नहीं बह पाएगा इसमें। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे, जीते नहीं थे। तो लड़ने वाले प्रथम पूछ रहा है तो भूमेश चंद्र बनर्जी। अगर जीतने वाला पूछता कि कौन जीते थे तब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसी के बारे में है जो क्वेश्चन एक संतोष कुमार जी बोले थे कि गलत है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सही है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हम डिटेल नहीं कर पाए थे क्योंकि डिटेल करेंगे सभी क्वेश्चन का तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए कम डिटेल करते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछना रहे तो इसी प्रकार से पूछे जैसे संतोष कुमार जी ने पूछा था। और इसमें एक क्वेश्चन और था, और इसके बारे में और भी बता दूं मैं कि अगर आपको कहे हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अभी बताया कि दादा भाई नौरोजी। लेकिन चुनाव लड़े थे कौन? भले वो हार गए थे चुनाव, लेकिन वह जीते थे नहीं। कौन? भूमेश चंद्र बनर्जी। तो इतना कंफर्म हो जाइएगा। और दादा भाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी में है जो इसका सदस्य बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स के। तो ये भी याद रखिएगा। और लिबरल पार्टी से थे दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी से लड़े थे? तो लिबरल पार्टी से। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था आपका 128 में 10 नंबर सेट जो प्लेटफॉर्म का है उसमें दिया हुआ था एसबीआई की स्थापना के बारे में। तो एसबीआई की स्थापना वर्ष उसमें हम भी बताए थे कि 1806 ईस्वी में स्थापना हुआ था। यह कहीं पर भी नेट में भी सर्च कीजिएगा तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को आप बुक फ्लो करते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अधिकतर लड़के नहीं मारते हैं, इसे गलत करते हैं, क्योंकि एसबीआई का जो है स्थापना नेट पर भी देखिएगा तो 1 जुलाई 1955 में को दिया हुआ है। तो अगर आपको 1 जुलाई 1955 नहीं दिया है तो आंसर आपका राइट ही होगा 1806 ईस्वी में, क्योंकि उस समय 3 बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंकों को जो मिला करके बना दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मर्ज कर दिया गया है ना। और फिर इसका नाम बदल के कब किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? 1921 ईस्वी में किया गया था। और फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर करके है जो एसबीआई कर दिया। तो इतना आपको अगर पूछ देंगे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1 जुलाई 1955। स्थापना भी पूछे तो वही होगा 1 जुलाई 1955। लेकिन अगर 1 जुलाई 1955 नहीं है ऑप्शन में तो वह जो मर्ज किया था वह डेट आपको मारना है। तो 1806 ईस्वी इसका राइट आंसर है प्लेटफॉर्म बुक के अनुसार। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा अब से। तो चलिए आज देर ना करते हुए फिर आप लोगों का सेट नंबर 9 लेके चलते हैं। अगर इसी प्रकार के कोई कंफ्यूज रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें हमारे पास, हम उसका डिटेल फिर से करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखते रहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो दरोगा में और दरोगा से संबंधित। अगर दरोगा भी जो कोई तैयारी करने वाले हैं वो भी इससे जुड़े रहें, क्योंकि जीके जीएस भी है इसमें लेवल का, और पूछेगा ही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा दरोगा में भी, जिस तरह से टीचर वाले में पूछ रहा है। तो चलिए हम 9 नंबर सेट को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत आपके पास कम बचा है और कम समय में जितना से जितना कलेक्ट हो जाए अपने आप में वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिए पेपर नंबर लैंग्वेज नंबर 1 में चलते हैं हम लोग।
देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम फ्रेज। आइडम फ्रेज के बारे में कह रहा है कि टू लेग बिहाइंड, इसका हिंदी होता है पिछड़ जाना। तो आइडम फ्रेज में जिसका हिंदी आपको मालूम होगा तो तुरंत आप पकड़ लीजिए, पिछड़ जाना। टू लेग बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पिछड़ जाना। तो पिछड़ जाना का इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, टू फेल द मेंटेनेंस द फेस ऑफ प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। When the 99 subtract from the 178 the resulted, कहता है एक 178 में अगर 99 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79। आप घटा के देख लीजिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ड्रिंक्स डैश ऑफ वाटर, यहाँ क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेंटी, क्योंकि प्लेंटी माने होता है बहुत अधिक, पानी बहुत अधिक पिए या फिर कम पिए या फिर मिठाई पिए, क्या पिए? तो ये सटीक आंसर इसका ए हो जाएगा। प्लेंटी माने होता है बहुत अधिक, तो पानी बहुत अधिक पीना चाहिए। इसका सटीक जवाब ए हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर आगे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हम बताए थे, बार बार बताएं कि लंबा वाक्य दिया रहेगा आपका सेंटेंस, उसको है जो एक वाक्य में आंसर देना होता है। तो इसमें देखिए, इसका हिंदी पहले मालूम कीजिए क्या होता है। इसमें गलत कार्यों के लिए अपराध करना, टू वेल नाउ फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ डील्स, मतलब क्या होता है? गलत कार्य के लिए अपराध करना। तो अपराध करना का एक होता है नोट्रियस, कुख्यात करना, अपराध करना। देखिए, पकड़ में आ गया आपका। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें गलत वाले शब्द को चुनना है। स्पेलिंग किसका गलत है? तो देखिए, सक्सेसफुल का स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सक्सेसफुल में डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है, इसीलिए पकड़ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। द मनी वाज डिवाइडेड डैश माई 4 सन, अगर 4 सन्स की बात होता है तो एमोंग का यूज होगा, बिटवीन का यूज नहीं होगा। एमोंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्रोसेस, एंटोनिम में हम पहले बता चुके हैं उल्टा शब्द होता है, तो प्रोसेस का उल्टा शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोसेस मतलब हिंदी बताइए। हिंदी होता है कब्जा करना, तो इसको होता है रिलीज, उन्हें मुक्त करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिलीएबल। रिलीएबल का मतलब क्या होता है? रिलीएबल का मतलब होता है भरोसा करना, किसी भरोसेमंद होता है। तो भरोसेमंद का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका डिपेंडेबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका दिया हुआ है गधान से दिया हुआ पैसेज को आप लोग पढ़ें और आंसर को दें। चलिए, और पढ़ने का तरीका भी हम आप लोग को बता दिए थे कैसे पढ़ना है। पहले नंबर क्वेश्चन को जो दिया हुआ है ऑप्शन को बारी बारी से 2-3 बार पढ़ जाना है, और 2 बार पढ़ने के बाद फिर आपको पैसेज पढ़ना है, वहाँ से आपको पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जब आंसर नहीं रहेगा, जब आपको क्वेश्चन मालूम रहेगा तभी आंसर आप ढूंढ पाइएगा, इसीलिए बनाने का तरीका ही है। 9 नंबर में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर में कह रहा है प्रतिष्ठित अंबारों से लाद दिया जाता है। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित शब्द का तात्पर्य है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर इसका 9 का सी हो जाएगा। ढेर से लाद दिया जाता है, अंबारों से नहीं, ढेर से लाद दिया जाता है। चलिए, भली भती निर्वाह कर चुका है। उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण पूछ रहा है। क्रिया विशेषण कौन है? तो भली भांति, यह क्रिया विशेषण है। डैश डैश दिया क्रिया विशेषण होता है, जैसे धीरे धीरे, तो ये सब क्रिया विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में हम लोग चलते हैं। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सटीक आंसर आपका रचनात्मक कार्य करने वालों को। अगला क्वेश्चन है पूंजी की रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। पूंजी का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, एक ग्रांथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा? ये जो दिया हुआ है रेखांकित शब्द, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 13 नंबर का डी हो जाएगा, एक से अधिक। क्योंकि जो रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, तो यहाँ रेखांकित भाग के समर्थ के स्थान पर सक्षम भी हो सकता है, सक्षम भी आ सकता है, और साम्य वर्धमान भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और सी आ सकता है, इसीलिए ऑप्शन आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि फूलों के आसपास रहते हैं
फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे क्या रहते हैं, उदास। कह रहा है कांटा, जैसे गुलाब का फूल हो गया, तो वह जो रहता है कांटों में रहता है, लेकिन फिर भी कह रहा है उदास क्यों रहता है। पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ दिया है। अलंकार ऑप्शन नंबर बी अनियोक्ति अलंकार होता है। अनियोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली जो बात होती है तो उसी को है जो अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। किसी को टारगेट करके कोई बात कहते हैं तो उसी को कहा जाता है अनियोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैर ढीढ़ भी हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। इनमें से कौन सा रस पूछ दिया है, तो रस पूछ दिया है तो ऑप्शन नंबर ए वीर रस होगा। कह रहा है कि सूरज कितनों भी ये हो जाए लेकिन जगत में उसका व्यवहार एक सा ही रहता है, वो कभी डगमग नहीं होता है। तो ऐसा वीर आदमी का काम होता है। वीर आदमी कभी अपने पद से विचलित नहीं होते हैं, वो अपने हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में। चलिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। 16 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 है, लेकिन समानता अगर व्यंजन प्रकार के पूछे कि कितने व्यंजन होता है तो 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अक्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, युष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। लेकिन यहाँ संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। समानताया अगर पूछे, समानताया लगा दे तो आप 6 मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूचना जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन है 18 का ये हो जाएगा स्र। अब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, संयोगी छ, त्र, ज्ञ और सरा, ये सब जो होता है संयुक्त व्यंजन होते हैं। 19 नंबर में हम लोग चलते हैं। 19 नंबर में कह रहा है योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है। 19 का सी हो जाएगा दशानंद। दशानंद हो गया योग रूढ़ शब्द। क्यों हो गया कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानंद, 10 जुड़ आनंद, ये दोनों मिल करके बन गया दशानंद। जैसे 10 हाथ पैर अर्थात रावण के बारे में कहा जा रहा है। अगर कहे पंकज, पंक जोड़ कर्ज, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है लेकिन मिल जाने के बाद उसका अलग अर्थ निकलता है। तो वैसे शब्द को आपको कहा जाता है कैसा शब्द, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि कारतूस और कारफू किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए अजेबा घर, अजेबा घर को चिड़ियाघर भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए अजेबा घर के बारे में कह रहा है अजेबा घर है, कौन सा घर है, तो ऑप्शन नंबर ये संकर शब्द है। शब्द के बारे में जैसे रेलगाड़ी कह देंगे आपको, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी अगर आपको कह दे कि रेलगाड़ी कौन सा जो है शब्द है, तो देखिए रेल हो गया इंग्लिश वर्ड और गाड़ी हो गया हिंदी वर्ड। तो 2 या 2 से अधिक शब्द अगर मिल जाते हैं और एक शब्द का निर्माण करते हैं तो ऐसे शब्द को जो है संकर शब्द कहा जाता है। बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी, ये सब है जो क्या है, ये आपका संकर शब्द के उदाहरण है। चलिए पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। 22 का सी हो जाएगा ऑप्शन, ये भी है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द है। चार दीवारी का शुद्ध रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, कैसे लिखा था। ऑप्शन नंबर सी देखिए चार दीवारी ये सही लिखा हो, बाकी सब गलत है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाकांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, यानी जो स्त्री सूर्य को नहीं देखती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्शन नंबर बी आसूर्यम अस्पा कहा जाता है। आसूर्यम पश्चा, आसूर्यम पश्चा 2-4 बार बोलिएगा आ जाएगा आपको। आसूर्यम पश्चा कहा जाता है जो स्त्री नहीं देखता है। और कोई कोई स्त्री ऐसा होता है कि बस 9 बजे उठता है, 10 बजे, सुबह वाला कहाँ से देख पाएगा। चलिए देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 25 नंबर में देख लीजिए कांता कांति है जो सही नहीं है। देवी देव देवी ये सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेदभाव कर रहा है। मामा मामी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन कांत कांति है जो ऐसा नहीं होता है। तो 25 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। 26 नंबर में हम लोग चलते हैं, देर ना करते हुए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो हमारे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। गगनचुंबी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास है। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नीलगाय पद में समास है, नीलगाय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक क्रमधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं? 29 नंबर का बी हो जाएगा, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में हम लोग चलते हैं, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोहित का सही अर्थ क्या होगा? ये पूछ दिया है कि सही अर्थ होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तन पर नहीं लगता फान खाए अलबत्ता लोकोहित का, इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करना, और झूठा दिखावा इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, इसीलिए आपका आंसर ई में चला गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में चलिए, त्रिपुरा की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? त्रिपुरा की सीमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा की सीमा जो है असम और मिजोरम के साथ लगती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें केवल 3। ये झारखंड से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बाकी छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? 32 का सी हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसको माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता, बाकी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरता है। अब पूछ देता है कि बताइए कितने राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा? तो 8 राज्यों से गुजरता है। मारिएगा, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, इस प्रकार से बैठाइएगा तो आपका सब 8 राज्य आ जाएगा। चलिए 33 नंबर में हम लोग चलते हैं, भारत के किस एक राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा जो है गुजरात का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा की लंबाई अगर पूछे तो 1214 किलोमीटर है। ऐसे भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7516.16 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 34 नंबर में, अंडमान द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन सा है? दक्षिण में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिटिल अंडमान दक्षिण में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोन नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाणसागर परियोजना। बने रहिए हमारे साथ, एकदम मिशन मोड में हम कम समय में कराएंगे आपको। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? 36 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर कोपेन का थ्योरी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका थोड़ा सा बताएंगे आपको, पूरा है। जब भी कोपेन से संबंधित क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। कोपेन थ्योरी एक थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर समझा नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कोपेन थ्योरी बता दीजिए, हम जरूर वीडियो डाल देंगे आपको, और उससे कभी भी आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर आपका कह रहा है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग में कब की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी 1897 ईस्वी में। यह जो है भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया का भी जल विद्युत संयंत्र पहला है। ये भारत का द्वितीय अगर पूछ देगा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी तो 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम, कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 का, देख लीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से इनमें से कोई नहीं है दिया हुआ, क्योंकि भिलाई जो हुआ था रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुआ, लेकिन जर्मनी कुछ दिया है तो जर्मनी तो इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। क्योंकि जर्मनी को अगर याद रखना है आपको, जर्मनी तो राउर किला याद रखिएगा, राज याद रखिएगा, र और ज, राज। राज में याद रखने का ट्रिक है कि देखिए, राउर किला, रा से हो जाएगा आपका राउर किला लोह इस्पात संयंत्र, और जा से जर्मनी हो जाएगा। तो राज आप याद रखिएगा कि जर्मनी किसके सहयोग से बना था, तो राउर किला बना था। अगर दुर्गापुर है तो दाब याद रखिएगा, दाब ब्रिटेन के सहयोग से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में, पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था? 40 का बी हो जाएगा आंसर, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज क्या है? एक उर्दू पत्र था जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। कौमी आवाज का पत्र का प्रकाशन जो है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू इसके अग्रणी करता थे। 41 नंबर में चलते हैं हम लोग,
जन गण मन पहली बार निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं 1911 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 42 नंबर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए.यू. हुम, ऑक्टा हुम भी इन्हें कहा जाता है। और कांग्रेस की जब स्थापना पहली बार हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? 43 का ए हो जाएगा एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 में। देखिए क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर शंकर नायर था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1913 ईस्वी में घटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? 45 का ऑप्शन है वो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अगर पूछ देगा कब की गई थी तो 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली से शहीद हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछते रहता है। 46 का एक होता है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ये हुआ था क्या, सब लोग नेता लोग को जो है जेल में बंद कर दिया था। सभी नेता, बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे और फलता कोई भी नेता नहीं था जो इनको नेतृत्व करे, आंदोलन का नेतृत्व किए। इसीलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे थाना में घुस घुस कर भारतीय झंडा को फहरा रहे थे। वहीं पर जो है सिवान के थाना में एक व्यक्ति था फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी ने गया फहराने के लिए, फहरा दिया झंडा, लेकिन पुलिस अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर गोली चला दी जिससे वो शहीद हो गए। उसी प्रकार से कटिहार में भी ध्रुव कुमार किया था। तो जगह जगह पर इसके चर्चे होते रहते हैं। कटिहार में कहेगा किसने झंडा फहराने के क्रम में है जो शहीद हो गया, तो आप मारिएगा किसको, ध्रुव कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर में कह रहा है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 20 डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 48 नंबर में हम लोग। 48 नंबर क्या कह रहा है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? 48 का देखिए ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करें तो यह जो है सीटों की संख्या चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची इसमें दिया नहीं है, पहला दिया है, तीसरा दिया, पांचवा दिया है, इसलिए चौथा नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 49 में चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग पूछ रहा है तो भाग यह हो जाएगा 17, भाग 17 में ऐसा दिया हुआ है। हिंदी हमारी जो है राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी, ऐसा कथन कहा गया है भाग 17 में। अगला क्वेश्चन जो है मैथ से संबंधित है, देख लीजिए। नहीं, मैथ्स का नहीं, यहाँ से आएगा कॉमन से मैथ। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के 38 जिलों में सबसे समृद्ध जिला के रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। बेगूसराय जिला जो रहा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में जो है दूसरे नंबर पर बेगूसराय है। लिख, अगर पहले नंबर पर पूछ दे तो द्वितीय स्थान पर रहा है 38 जिला में बेगूसराय। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पहले स्थान पर कौन सा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर जो है मैथ का है। 51 नंबर में देख लीजिए, इसका कह रहा है लघुत्तम। ऐसा लघुत्तम समावर्तक हम लोग बताए थे किस टाइप से निकाला जाता है, तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक में आप देख सकते हैं। 51 का सी हो जाएगा आंसर। 52 का देख लीजिए, रीजनिंग का दिया हुआ है, बी हो जाएगा। 53 का देख लीजिए, 53 का बी हो जाएगा। 54 का मैथ जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। 54 का ए हो जाएगा आपका। 55 का देख लीजिए, 55 का ए हो जाएगा। 56 का आपका ये आंसर होगा बी। चलिए 57 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3 दिन आएगा आंसर इसका। 58 दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 58 का बी दिया हुआ है। लुप्त संख्या किसका ज्ञात करेंगे, कोई नहीं दिया हुआ है, किसका ज्ञात करना है, इसीलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। इसको रॉन्ग कर दीजिए क्वेश्चन को, इसमें दिया हुआ है किसका लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे हम। चलिए ऐसा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। 59 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? 59 का डी हो जाएगा आंसर।
उपयुक्त 1 से अधिक क्यों होगा? वाष्पीकरण में वृद्धि के बाद कह रहा है, तो जल में साधारण नमक मिलाने पर भी होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि होने से भी होता है, जल के तापमान में वृद्धि होने से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला गया। चलिए 60 नंबर में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह 1A के समान आवर्त से संबंधित है? तो 60 का सी हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यह जो है समूह A के सदस्य आवर्त में संबंधित है। 61 नंबर में हम लोग चलते हैं। 61 नंबर कह रहा है आपका कि भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च में। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठोस आयोडीन का रंग जो होता है बैगनी, भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन पानी में पूरा घुल जाता है। इसके के साथ साथ अगर बात करें पोटेशियम आयोडाइड, तो जलीय घोल में शामिल आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर बैगनी काले रंग का एक उत्पादन करता है, तो इसको याद रखेंगे। 62 नंबर में चलते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू कर देती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु कभी नहीं रुक सकती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, कौन पृथक करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वेज नहर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग कर देती है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण पूछ देगा किसने किया था? तो कर्नल नासिर ने किया था। कब किया था? 1956 ईस्वी में किया था। कर्नल नासिर कौन थे? कर्नल नासिर जो थे मिस्र के राष्ट्रपति थे। अब कभी कभी पूछ देता है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था, एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने कराया था उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो में थोड़ा देर। चलिए ठीक हो गया है। 64 नंबर में कह रहा है डैश एक बहुदेशीय बहुकोशिकीय जीव है। कौन बहुकोशिकीय जीव है? एगोरिकस। एगोरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना होती है, यह सभी लोग जानते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई से बना होता है। जैसे कहीं से भी टुकड़ा ले लीजिए शरीर का, वो क्या है? वो कोशिका है। चलिए, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर में हम लोग। 65 नंबर में कह रहा है हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज, चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होगा? अगर इसको हम खाते हैं तो कौन सा तत्व हमारे अंदर जाएगा, प्राप्त होगा हमें? 65 का सी हो जाएगा, फ्लोराइड प्राप्त होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दर में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित दर के भार के बराबर है। यह कथन डैश से संबंधित है, आर्कमेडिक से संबंधित है। तैरने का नियम पूछ रहा है। देख बुरा के क्वेश्चन उत्प्लावन बने होता है क्या? तैरना। तो तैरने का नियम किससे संबंधित है? आर्कमेडिक के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर में हम लोग चलते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग। 67 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कौन है? सेल के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी अमरेंद्र प्रकाश बनाए गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 69 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया आपका 69 में। 95वें अकादमी पुरस्कारों में से किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, द एलिफेंट विस्पर। कर लीजिएगा, स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर में हम लोग चलते हैं। ऑस्कर में अगर पूछ देगा तो द एलिफेंट विस्पर। 70 नंबर में नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश के कितने बाघ अभ्यारण्य हो गया है? पहले जो था 6 बाघ टाइगर रिजर्व था मध्य प्रदेश में, लेकिन यह दुर्गावती जो नया बना है तो अब है जो 7 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तीर्थकर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24वें, और अंतिम पूछे तो महावीर थे। अगर पहला पूछे तो ऋषभ देव, अगर उससे भी आगे पूछे, जैसे पूछ देता है 22वां कौन था?
22वां पूछ देता है, 23वां पूछ देता है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो 22वें तीर्थकर जो थे अरिष्टनेमी थे, याद रखिएगा 22वें, और 23वें के बारे में अगर पूछे तो पार्श्वनाथ मारिएगा, और 24वां भी बताए हैं महावीर। और इसका जन्म कभी कभी पूछ दिया है कि बताओ वर्तमान में वर्धमान इनका नाम था भी कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था इनका जन्म, कुंडग्राम में। तो इनको भी याद रखना है आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है बिहार से रिलेटेड। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाला था, तो समुद्रगुप्त ने संभाला था। 72 का भी हो गया आपका। अगर पूछ देगा इसकी स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। चलिए 73 नंबर में चलते हैं। चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, पुराना ऋग्वेद। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है इसमें, 73 नंबर 74 नंबर में नहीं दिया इल्तुतमिश, इसलिए ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। कुतुब मीनार का अगर निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, तो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश नहीं दिया होता है। ऐसा क्वेश्चन में है जो धोखा खाया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इसको भी स्टार लगा लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका दूसरा नाम है उर्फ हसन गंगू भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर में, किसे रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था, तो दिलरास बानो बेगम को। ये औरंगजेब की पत्नी थी, और इसने एक ताजमहल भी बनाया था, जिसके इसी के मकबरा को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। रबिया उद दौरानी का मकबरा का नाम है बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में, और उसी लिए कहा जाता है, उसे दूसरी ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। 78 नंबर में चलते हैं। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। पंचमहल जो स्थित था फतेहपुर सीकरी में था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में निकट। चलिए निकट 79 में अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो यह थी चांद बीबी। चांद बीबी एक शासिका थी अहमदनगर की। अकबर की अधीनता ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण से अकबर से इसे युद्ध लड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर में, निम्नलिखित निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली की विशेष बाजार शेरा-ए-अदल, दिल्ली में एक बाजार है शेरा-ए-अदल की स्थापना किसने किया था। 80 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो कौन किया था, निर्मित अगर पूछा दिया जाए कि निर्मित और नियमित वस्तुओं के बारे में, बाजार के बारे में पूछा है, शेरा-ए-अदल की स्थापना, तो शेरा-ए-अदल की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन क्या मारिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका 5 ऑप्शन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। 81 का सी हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तब एनी बेसेंट होगा। लेकिन भारतीय अगर लगा दे कि कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय, यहाँ भारतीय महिला अध्यक्ष लगा देगा, तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का वो विरोध कर रहे थे, जिसके कारण यह बम फेंका। उनका उद्देश्य कोई किसी को मारना नहीं था, नुकसान नहीं पहुंचाना था, बल्कि अंधे पर, आंखों पर अंधे पट्टी जो लगा हुआ था अंग्रेजों को, उससे दिखाई देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था कि हमारी आवाज़ को भी सुनिए। 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 84 नंबर में हम लोग चलते हैं। 84 कह रहा है आपका कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ये स्वतंत्रता सेनानी थे
और 1923 ईस्वी में CR दास, जिसको चितरंजन दास करते हैं, और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिल करके पार्टी बनाया था स्वराज पार्टी 1923 में, याद रखिएगा। पूछ देगा स्वराज पार्टी की स्थापना किन दो नेताओं ने किया था, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और इसमें जो है मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव थे और चितरंजन दास अध्यक्ष थे, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर पूछ देगा कि बताइए चितरंजन दास किनके गुरु थे, इनके शिष्य का नाम क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चितरंजन दास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चितरंजन दास थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन 85 में चलते हैं हम लोग। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सैमन कमीशन। सैमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो गठन कहेगा हुआ था तो 1927 ईस्वी में गठन हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन भारत में अगर आया तो 1928 ईस्वी में फरवरी के महीने में आया था। कौन थे स्थापना, इसका अध्यक्ष पूछ देगा कौन है, तो सर जॉन साइमंस थे। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, और 7 के साथ जो है थे वह इंग्लैंड के व्यक्ति थे। भारत के एक भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसीलिए है जो भारतीयों ने इसका विरोध किया कि सैमन गो बैक, वापस आओ। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 86 नंबर में कहता है उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्हें पारामाउंसी नामक नीति का आरंभ किया गया था। 86 नंबर का क्वेश्चन डिपली में पूछा, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। अब आपको समझना है कि पारामाउंसी क्या है, नीति क्या, कौन सी नीति थी। तो यह जो नीति था अंग्रेजों की जबरदस्ती किसी को है जो अपना अधीनता स्वीकार करवाना था। कोई भी इसे चीज पसंद आ जाती तो इसे यह अपना हक समझने लगता था, इसी के लिए इसे पारामाउंसी नीति भी कहा था। हमने उस पर अपना अधिकार समझता था कि आपका नहीं है, मेरा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। और दूसरा नंबर था कि इसका क्षेत्रीय विस्तार करना। तो अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो विस्तार हेतु कंपनी द्वारा अपनाए गए आक्रामक नीति को पैरामाउंसी नीति भी कहते हैं। आक्रामकता जो दिखाता था अंग्रेज वही होता था पैरामाउंसी नीति। तो आप लोग समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा आपको। चलिए 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन जिन्होंने ओड को पहचानना है आपको। 87 का बी हो गया स्मृति स्थल। अब कहिएगा स्मृति स्थल किसान घाट राजघाट में कैसे पहचानेंगे, तो देख लीजिए राजघाट के बारे में कहेगा तो महात्मा गांधी की यह समाधि स्थल है। अगर किसान घाट में कहे तो किसान घाट में चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है। स्मृति घाट में कहे तो स्मृति घाट में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है, और अटल बिहारी वाजपेयी किसान घाट में चौधरी चरण सिंह ये प्रधानमंत्री थे, जबकि राजघाट में महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, इसीलिए यह कोड हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर में चलते हैं। बने रहे हमारे साथ, एकदम ढाढ़स से बने रहे, करीब करीब पहुंचने वाले हैं, 100 पार करने वाले हैं हम लोग। 88 नंबर में चलते हैं। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लासी के युद्ध। फ्लासी के युद्ध से इसका मनोबल बढ़ गया, किसका? अंग्रेजों का, और नींव है जो ब्रिटिश के हो गई भारत में। 89 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 89 नंबर में कह रहा है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? अभी बताएं 7 सदस्य थे, इनमें से 7 सदस्य दिया हुआ है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे? अच्छा भारतीय पूछ देता है तो भारतीय एक भी सदस्य भारतीय नहीं, अभी बताए थे इसको, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कितने सदस्य थे तब हो जाएगा 7। इसमें कह रहा है कितने भारतीय सदस्य थे, तो भारतीय एक भी नहीं था, इसीलिए तो विरोध हुआ था इसका। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो राजकुमार शुक्ल। यही कहा था कि आप आइए, यहाँ की किसानों की दुर्दशा बहुत दयनीय है, और संत राउत भी इनके साथ गए थे। तो संत राउत को अगर ऑप्शन में दिया होता तो आपका ई चला जाता ऑप्शन। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 91 नंबर कह रहा है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। यह दक्षिण अमेरिका देश का ब्राजील को कहवा पात्र भी कहा जाता है, ऐसा आप लोग याद रखिएगा।
और ब्राज़ील के कहवा के बागान जो होता है उसको फजेंडा कहते हैं, फजेंडा। कहवा बागान को क्या कहा जाता है ब्राज़ील में? फजेंडा। 92 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से किस नदी का भाग 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1988 ईस्वी में 2 नहीं हुआ था। वो जो 1988 ईस्वी में एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 था, तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, राष्ट्रीय 2 कर दिया है, और इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका? ई चला गया। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्रायः जानवरों और पौधे का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक। मान लिया जाए कोई जीव है, जंतु है या पक्षी है, वह विलुप्त होने वाला है, उसकी प्रजाति खत्म होने वाला है, तो वैसे विलुप्त प्रजाति को है जो रेड डाटा बुक में समाहित किया जाता है, रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? बहुत ही घातक सवाल होता है नहीं वाला। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के साथ नहीं लगता है, बाकी उत्तर प्रदेश बिहार के साथ नेपाल की सीमा लगती है। विश्व के कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भारत का क्षेत्रफल हिस्सा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.4। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर पूछ देगा कि बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 96 में कहा था 1982 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को व्योम के किस क्रम से गुजरना होगा? 97 का बी हो जाएगा आपका आंसर, टुंड्रा प्रदेश, टाइगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 नंबर, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ईस्वी में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 98 का ए हो जाएगा ऑप्शन, 3 गो में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपया का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपया का जोखिम कवरेज दिया जाता है, वह कौन सी योजना है? 99 का सी हो जाएगा इसमें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कब आया था? 2015 ईस्वी में आया था यह योजना। चलिए इसमें एक और योजना भी पूछ देता है कि अटल पेंशन योजना कब आया था, तो ये भी आया था 2015 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा घाटी नर्मदा नदी पर किया गया है? 100 का ए हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ और भी परियोजना पूछ देता है कि बताइए इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में, पेरियार नदी पर। उकाई परियोजना कहाँ है? तो ताप्ती नदी पर, गुजरात में। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। और मस्त पूछा जाता है कि तिलैया परियोजना किस नदी के किनारे है? तो बराकर नदी के किनारे, झारखंड में है। और माटा टीला पूछ दिया तो माटा टीला जो है बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, उड़ीसा में है। इतना आपको याद रखना होगा, परियोजना से पूछते रहते हैं क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 101 नंबर में। 101 नंबर कह रहा है कि कामत, नामचा बरवा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? तो यह जो है चोटी का नाम है, हिमालय पर्वत का चोटी का नाम है ये सब, कामत, नामचा बरवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 102 का देखते हैं हम लोग। 102 में क्या कह रहा है? काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो ये है जो अहमदाबाद में काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लूटो को तो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका खोज जो किया था क्लाउड टॉमबॉग ने किया था, क्लाउड टॉमबॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 104 नंबर में। 104 नंबर क्या कह रहा है? 104 नंबर कह रहा है कि दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 ईस्वी में डैश से डैश भेजा गया था। कहाँ से कहाँ भेजा गया था? तो 104 नंबर का सी हो जाएगा, इलाहाबाद से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पस पर्वत जो है स्विट्जरलैंड में है। 106 नंबर में चलते हैं, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? 6 नंबर का बी हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है स्थित है, यह अमेरिका राज्य के और रूस के साथ जुटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर में हम लोग चलते हैं, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अल नीनो जो है ऑप्शन नंबर सी, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से गर्म होना, यही अल नीनो का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली सिस्टम को उचित वर्णन करता है? 108 नंबर का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों में उगाने की एक प्रणाली है। 109 नंबर में चलते हैं, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऐसी पूरा भारत में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है और लाल मिट्टी जो है झारखंड के पठारी क्षेत्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर में हम लोग चलते हैं। 110 नंबर कर रहा है कि तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है तिब्बती पठार। अब अंतर पर्वतीय पठार की लंबाई कुछ देता है, कितना होता है? तो 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 1000 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 111 में हम लोग चलते हैं, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा ए के तहत वर्ष 1962 ईस्वी में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पशु कल्याणकारी संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर में चलते हैं, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक। यह जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, निजी क्षेत्र के। बाकी वेल, बीएसएनएल इस सार्वजनिक क्षेत्र का है। सार्वजनिक मतलब सरकार का और निजी का मतलब जो अपना तौर पर चलाता है, प्राइवेट। 14 नंबर में चलिए कि 31 अक्टूबर 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डैश में सदस्य देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में? तो ऑप्शन नंबर ए 190 देश शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। और जो इसका सदस्य होता है आईएमएफ का, उसी को लोन देता है, वह अन्यथा किसी को नहीं देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर क्या होता है? सी, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है राजा चलैया समिति। और समिति पूछ देता है, 2-4 समिति जान लीजिए, जैसे रेखा समिति पूछ दिया तो क्या मारिएगा? अप्रत्यक्ष कर से। रंगराजन समिति जो था बचत एवं निवेश के आकलन से था। मल्होत्रा समिति बीमा से संबंधित था। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुगनता से था। मीरा सेठ समिति यह बहुत पूछता है, हथकरघा से संबंधित था। और एक बहुत पूछा जाता है, विजय केलकर समिति, ये प्राकृतिक गैस के मूल्य पर से संबंधित था। तो इतना आपको याद रखना होगा। 117 नंबर में चलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो ये दलाल स्ट्रीट पर स्थित है जो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। 118 का देख लीजिए, आपका आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ब्याज की दर उच्च होती है। महंगी मुद्रा का मतलब क्या होता है? ब्याज इस पर ज़्यादा है तो महंगी मुद्रा को लेना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? हाँ बोल दिया है कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950 ईस्वी में। देखिए, और इसी को हटा करके योजना आयोग को हटा दिया गया और 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग ला दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसमें पूछ देता है कि बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? हाँ चला गया आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए है आपका,
नीति आयोग के बारे में जान लीजिए आप लोग। नीति आयोग किससे पूछ देता है कि नीति आयोग का है जो अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो सुमन बेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1969 ईस्वी में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1920 ईस्वी में। 1920 नहीं, 1969 ईस्वी में। चलिए 121 ईस्वी में चलते हैं। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 1964 ईस्वी में इसकी आईडीबीआई की स्थापना हुआ था। चलिए इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता है, इसका नाबार्ड से इससे रिलेटेड पूछ देता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। देखिए यहाँ 1982 ईस्वी में दिया है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड क्या है? तो यह कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 122 ईस्वी में। 122 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पहल योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 से हुई थी। गलत, अभी बताएं 1 जनवरी 2015 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर में। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो प्राकृतिक गैस भंडार जो है रसिया में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 126 नंबर में कह रहा है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 26 का ये हो जाएगा 2012 में वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 127 में चलते हैं। 127 कह रहा है कि नीचे दिए विकल्पों में से नाबार्ड का सही फुल फॉर्म क्या होता है? अभी बताएं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है जो पूछ रहा है? इसका नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना भी बताएं कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। अगर समिति पूछ लिया कि समिति के आधार पर हुआ था जो नाबार्ड की स्थापना हुआ था, शिवरमन समिति मारिएगा आंसर, शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। 128 में भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था? योजना आयोग को भी बताएं कि 2014 में भंग कर दिया था और 2015 में जो नीति आयोग ला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 129 में भारत की अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो विदेशी व्यापार जो भारत में होता है वह समुद्र के रास्ते से होता है और हवाई के रास्ते से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AITUC। भारत का सबसे पुराना यह संघ संगठन है। इसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अटक जिसको कहते हैं। इसकी स्थापना पूछ देगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। चलिए इसकी अध्यक्षता पूछ देता है कभी कभी कि बताइए इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 ईस्वी में चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था? तो 22 भाषाओं को सूचीबद्ध कर दिया गया है इसमें 8वीं अनुसूची में। पहले 14 भाषा था, लेकिन 1967 ईस्वी में फिर सिंधी को जोड़ दिया तो 15 भाषा हो गया। फिर 21वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में 3 गो भाषा को जोड़ा, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, तो हो गया 15 3 18 हो गया। और 71वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में 4 गो को जोड़ा, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। तो जिसके कारण से क्या हो गया, फिर से सुन लीजिए इसको। पहले देखिए संविधान में जो भाषाएं थी 14 भाषाएं थी, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा तो 15 हो गया। फिर 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ, 3 भाषा को जोड़ा, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, तो कितना हो गया 15 3 18 हो गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन में 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को, तो 22 भाषा हो गया। तो ये सब पूछते रहता है, आप लोग याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 32 नंबर में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो गया अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन 133 में भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, इसमें नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन ई हो गया। मिश्रित कृषि की विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ करे, जानवर को भी पालन करे और जानवर के पालन के साथ साथ खेती भी करे, तो ऐसी व्यवस्था को मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। चलिए 35 नंबर में चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में है जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 ईस्वी में। अब मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 के काम में इसी के तहत इसको जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य पूछ देता है कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या भी कुल कितनी है? तो 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 135 नंबर में। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आपका टाइम है जो बढ़ जाएगा, और आप बढ़ जाएगा टाइम, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे नहीं, स्किप करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में बना रहे हैं। चलिए 136 नंबर में हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? 136 का बी हो जाएगा, व्यवसाय का अधिकार ये गारंटी नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर में हम लोग चलते हैं। 137 में कह रहा है कि यदि लोगों को एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो जाहिर है जिस देश की भाषा है, जिस राज्य की भाषा है, उस भाषा में अगर नहीं खोला जाएगा तो आंदोलन होगा, इसलिए वो किसका विरोध है? ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार का हनन होता है ऐसा नहीं करने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग 38 नंबर में हम लोग चलते हैं। 38 में क्या कर रहा है? नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान में निर्धारित किए गए हैं, वह कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह अनुच्छेद 21 वर्ष दिया है। 138 का क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 में चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जो होता है भारत के सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 139 के सी हो जाएगा। 140 के चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। महाभियोग प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। अगला क्वेश्चन है 141 ईस्वी में, 141 ईस्वी नहीं 141 क्वेश्चन नंबर है। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखिए सही है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और ये सभी क्वेश्चन जो है सही है। बाकी जो है ये सही कथन सही है कह रहा है, तो ये बाकी सब कथन गलत है। अगला क्वेश्चन 142 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? विधानसभा है तो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में विधानसभा है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 70 है। उसके साथ साथ पुदुचेरी भी है, पुदुचेरी में भी विधानसभा है, वहाँ जो है 30 सदस्य है। दिल्ली में 70 है और पुदुचेरी में 30 सदस्य है। सबसे छोटा विधानसभा कहे तो कौन? पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर में। 143 पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो मोरारजी देसाई की आयु सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला यही थे जो जनता पार्टी से संबंध रखते थे। मोरारजी कब बने थे? 1977 में इनकी सरकार बनी थी। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला था, 80 वर्ष की उम्र में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 144 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, यह 51 के ए में दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य है।
45 नंबर में चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अब आने वाले पहुंचने वाले हैं 150 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? 35A कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर में 1954 में जोड़ा गया था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल में सत्ता में था? तो उसमें समय लेबर पार्टी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा बने रहिएगा हमारे साथ, थोड़ा मिनिमाइज करना होगा। चलिए देख लीजिए यहाँ से 47 नंबर में। चलिए देखिए, भारत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रतिक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। 47 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 168 से 212 तक। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दीफू